दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग आप सभी से। आइए हम सब सीडीपी के 30 क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कथन दिया है ए। एक बच्चे की प्रगति को उसी क्रम उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। यहाँ पर एक हमको नेगेटिव वर्ड देखने को मिल रहा, तुलना। तुलना से ये नहीं हो सकता। पहला कथन दिया है, ये नहीं सही है। तर्क दिया है आर। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। ये निगेटिव वर्ड है। एक समान सभी बच्चों के लिए नहीं हो सकता है, एक समान। आइए अब हम ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही है। इसमें हमको निगेटिव है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन पहला नहीं है। पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? फुटबॉल खेलना सीखने से पहले वह कूदना और छलांग मारना सीखती है। ये सिर से पैर होता है। ऑप्शन पहला गलत है। ऑप्शन दूसरा, ये समीप दूराभिमुख है। ऑप्शन इज करेक्ट, दूसरा ऑप्शन। आइए हम सब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हमको निगेटिव वर्ड देखना है, कौन सा सही नहीं है। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण की अंतःक्रिया है, ये सही है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये भी सही है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होता है, ये ऑप्शन गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। तो इनमें से निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, तीसरा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 कथन दिया है और तर्क दिया है। हमको इन्हीं में से निगेटिव और पॉजिटिव सोचकर बताना है कि कौन सा आंसर सही है। आइए देखते हैं बच्चों। बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोत से सीखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कई स्रोत से बच्चे सीखते हैं, कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्क दिया है अब। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होता है, ये भी सही है। दोनों सही है। हमको ऑप्शन में देखना है कौन कौन सा सही है। देखते हैं। पहला ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है। और आर सही व्याख्या करता है एक है, ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा भी गलत है। चौथा भी गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए एक शिक्षिका को, मतलब एक अध्यापक है, उसे क्या क्या करना चाहिए? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए शिक्षिका को क्या क्या करना चाहिए? अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास, ये निगेटिव वर्ड है। अभ्यास बच्चे से हम कभी नहीं करा सकते हैं। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गित करने के मुहैया
मौके मुहैया कराना चाहिए। ये ऑप्शन सही है, दूसरा दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। समस्या ऐसी नहीं देना चाहिए, उच्च स्तरीय। हमको प्राथमिक देखना है, इसमें उच्च दिया है, इसलिए ये भी निगेटिव है। ऐसे समस्याएं देना चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। ऐसे समस्याएं देनी चाहिए जिनके तर्कपूर्ण समझ की आवश्यकता हो। ऐसा समस्या नहीं देना चाहिए कि वैज्ञानिक की समझ की, ये भी नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो मतलब प्रतीकात्मक अवस्था हो जाए। ये किस अवस्था में हो जाएगा बच्चा? जो प्रतिबिंब बनता है बच्चे का पूर्व परंपरागत अवस्था में, ये ऑप्शन गलत है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का प्रतीकात्मक मतलब अपना वो मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बना लेता है। यही जीन पियाजे का दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा मूर्त गलत है, चौथा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आनो 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से ऐसा करने में सक्षम है। लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह दर्शाता है। क्या दर्शाता है लेओ वाइगोस्की के अनुसार? देखते हैं। लेओ वाइगोस्की जी कहते हैं उनके अनुसार ZPD एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये जीन पियाजे का कहना है कि बच्चों को हम अपना सहायता देंगे तो बच्चे अच्छी तरीके से सीखते हैं, वाइगोस्की जी का कहना है। पुनर्बलन गलत है, परिपक्वता गलत है, प्रतीकवाद ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेओ वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? 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 देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ये बिल्कुल सत्य है, पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय ये निगेटिव वर्ड है। अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया, ये भी निगेटिव वर्ड है। चौथा ऑप्शन उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंध की प्रक्रिया, ये भी निगेटिव वर्ड है इसके अनुसार। इसमें से पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आइए हम सब देखते हैं। आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? आशना अच्छी करती है, कोहलबर्ग के अनुसार हमको देखना है किस अवस्था में है वह। पहला पूर्व पारंपरिक में, ये भी गलत है। पारंपरिक अवस्था ये सही है। जीन पियाजे लॉरेंस कोहलबर्ग 3 अवस्था दिए थे और 3 अवस्था में 2-2 स्तर दिए थे कोहलबर्ग जी।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पारंपरिक अवस्था सही है। पारंपरिक अवस्था सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आइए हम सब। प्रगतिशील शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा में हमको ऑप्शन देखना है अब। सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, ये बिल्कुल सही है। सीखने का स्वरूप क्या है? सामाजिक होता है प्रगतिशील में। आइए दूसरा भी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम सब। एकमात्र, ये निगेटिव वर्ड है, एकमात्र, एकमात्र निगेटिव वर्ड है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन, बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय हो। तय मतलब निगेटिव वर्ड है, तय होना नहीं चाहिए। मानकीकृत, ये भी निगेटिव वर्ड है। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है। इसमें से पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है इसमें से। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देता है? आइए देखते हैं। लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित अधिगम। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। इसमें लचीला होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी पर आधारित है। पहला ऑप्शन क्या है? सही है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, आइए हम सब। बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू है। केवल, केवल क्या है? निगेटिव वर्ड है। ये सब हमको ध्यान से देखकर करना चाहिए। मानकीकरण क्या है? निगेटिव वर्ड है। मानकीकरण भी निगेटिव वर्ड है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्मरण मतलब बच्चों से हम याद नहीं करा सकते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन इसमें सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर किस पर बल देती है? लचीला और बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम होना चाहिए। ये ऑप्शन पहला सही है। आइए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है? कौन सा? मौखिक, ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन देखते हैं। मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशील, ये गलत है। ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशील, ये भी गलत है। वृद्धि का आलेख हमको देखना है इसमें। दूसरों के विचारों व इच्छाओं की समझने की क्षमता, ये होता है अंतरावैयक्तिक। ये ऑप्शन क्या होता है? अंतरावैयक्तिक होता है। अंतरावैयक्तिक होता है। अंतरावैयक्तिक, लेकिन हमको देखना है अंतरावैयक्तिक देखना है। यही ऑप्शन तीसरा ही सही है। इसमें से तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वाइगॉस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका है? वाइगॉस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 13, वाइगॉस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका है? अहम है। पहला ऑप्शन देखते हैं। भाषा, वाइगॉस्की के भाषा में इसकी संरचनावाद में भूमिका अहम होती है। परिकल्पना, ये भी निगेटिव है। स्कीमा, ये भी निगेटिव है। और ये भी निगेटिव है। तीसरा भी निगेटिव है। चौथा भी निगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए बच्चों के सीखने का
आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए हमको देखना है। कक्षा में की गई अंतःक्रिया, ये भी सही है, अंतःक्रिया होना चाहिए, परियोजना भी होना चाहिए, पोर्टफोलियो भी होना चाहिए, आत्म आकलन भी होना चाहिए। इसमें चारों सही है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। ऑप्शन पहला ही सही है इसमें। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना, इसमें निगेटिव क्या है, तुलना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्ट पहचान की जा सकती है। विद्यार्थी में कमियां और अभाव, ये भी निगेटिव वर्ड है असफलता का। क्वेश्चन नंबर चौथा भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा भी देख लेते हैं, विद्यार्थी के रटने पर नहीं होना चाहिए, ये भी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन ही सही है, पहला ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम सब। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेश में बाधक है। हमको इसमें निगेटिव देखना है। इसमें कहा है कौन सी प्रथा बाधक है, समावेशन में बाधक है, कौन सी बाधक है, कौन सा बाधक है, कौन सा बाधक है, हमको ये देखना है कौन सा बाधक है। कौन सा बाधक है, बाधक। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें देखना है कौन सा बाधक है। कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित होना चाहिए, ये सही है, ऑप्शन पहला सही है। विषय वस्तु यानी सामग्री को केवल केवल क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो इसमें बाधक क्या है, निगेटिव वर्ड, यही है, दूसरा ऑप्शन निगेटिव है। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदार को प्रोत्साहित करता है, ये भी पॉजिटिव है, भागीदार को। विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन करता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधक है। इसमें भी हमको निगेटिव देखना है, क्या देखना है, निगेटिव देखना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, ये भी सही है। अधिकारों में समता, ये भी सही है। भाग लेने का अवसर, ये भी सही है। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है। चौथा ऑप्शन क्या है, सामाजिक वर्तिकाग्र, मतलब इसका होता है सामाजिक कलंक। वर्तिकाग्र का मतलब होता है कलंक। ये ऑप्शन क्या है, बाधक है, ये ऑप्शन क्या है, बाधक है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन 4 सही है ये। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। सीधे प्रभावित
क्या कहा है? लिखने की क्षमता में, लिखने की क्षमता में। तो लिखने की क्षमता में क्या होता है? अधिगम अक्षमता क्या होता है लिखने में? डिसकैल्कुलिया, ये गणित से संबंधित है। डिसग्राफिया, ये क्या है? लिखने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 का, निम्न में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। विद्यार्थी को अपने आप से बात करते सोचने दें, ये भी सही है। विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, ये क्या है? श्रवण बाधित है। तो ये ऐसा ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन जो है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बाधा उत्पन्न यही करेगा, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है? प्रतिभावान की, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होता है, इसमें से विशेषता हमको देखना है कौन सा है सही। धीमी समझ, ये भी नहीं है प्रतिभावान के लिए। जिज्ञासा की कमी, ये भी नहीं है। सोच में सटीकता की आवश्यकता, ये तीसरा ऑप्शन सही है, आवश्यकता होती है। आसान कार्यों को चुनने की, ये भी नहीं है। इसमें से तीसरा ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? संकल्प मानचित्रण, ये सही है। संदर्भहीनता, इससे बचना चाहिए। बच्चों में हीन भावना नहीं उत्पन्न करना चाहिए, इसी से बचना चाहिए। ऑप्शन दूसरा सही है। रूपरेखाकरण, ये भी सही है। और चौथा क्या है? सारांशीकरण, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? किससे बचना चाहिए? संदर्भहीनता से बचना चाहिए, ये ऑप्शन दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए, ये देखते हैं। नई जानकारी और पिछले जानकारी के बीच संबंध बनाने से बचें, ये करना चाहिए। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, ये ऑप्शन सही है। विषय वस्तु से मतलब ये आ गया निगेटिव वर्ड। विषय वस्तु क्या है? निगेटिव वर्ड है। और चौथा ऑप्शन सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत करना, ये भी निगेटिव वर्ड है। तो इसमें ऐसा ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या नहीं है, देखते हैं। आइए, बोरियत क्या है? निगेटिव है। तनाव निगेटिव है। जिज्ञासा क्या है? पॉजिटिव है। भय क्या है? निगेटिव है। तो इसमें क्या नहीं है? जिम्मेदार नहीं है क्या? जिज्ञासा, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 देखते हैं। एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है। ऐसे उदाहरण को क्या कहेंगे? एक भ्रांति कहेंगे, ये निगेटिव है।
एक गैर उदाहरण कहेंगे, ये भी निगेटिव है। एक आद्रूप, ये पॉजिटिव है। एक आद्रूप क्या है? पॉजिटिव है। एक आद्रूप पॉजिटिव है। एक अपवाद, ये भी नहीं कहेंगे, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं में चिंता करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है? किसके सुगम बना रहा है? घोषणात्मक ज्ञान, ये भी क्या है? नेगेटिव है। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, ये भी नेगेटिव है। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, ये भी नेगेटिव है। चौथा ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव है। तीसरा ऑप्शन पॉजिटिव है, चौथा ऑप्शन नेगेटिव है। तो इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का अवधारणा करते समय शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किससे के महत्वपूर्ण पर बल देती है? किस पर देती है बल? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें सही है। ये क्या है? वेधन और बार बार अभ्यास, नेगेटिव है। याद करना, ये भी नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर चौथा, जो चौथा है ऑप्शन नंबर, ये भी नेगेटिव है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला, असंगत जानकारी को चिन्हित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें। ये क्या हो जाएगा? भ्रमित करना क्या है? निगेटिव है। विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें। सीधे उत्तर बताएं और नकल करने के लिए कहें, ये भी निगेटिव है। ऐसे संकेत दो जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें। ऐसे संकेत दें जो क्या हो? सक्रिय है, ये है पॉजिटिव है। जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें, ये क्या है? नेगेटिव। हमारा ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अभिकथन दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। तर्क दिया है, और भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। ये महत्वहीन मतलब हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ए सही है, ए और आर दोनों सही है, ये तो गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है, ये ऑप्शन क्या है? तीसरा सही है। ऑप्शन तीसरा सही है हमारा। ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होता है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। ये तो सही है। प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शित लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। शैक्षणिक गतिविधियों का परिणाम नियंत्रण है, ये भी सही है। अनियंत्रित शैक्षणिक गतिविधियों का परिणाम क्या है? अनियंत्रित है, इसलिए वो बच्चा क्या करेगा? अधिगम असहायता
तब महसूस होता है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्या है, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। ऑप्शन चौथा इसका सही है। देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट हमारा सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? माता पिता, ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए, ये क्या है, बाह्य प्रेरणा है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक गतिविधि में रुचि क्या है हमारा, ये आंतरिक प्रेरणा है। ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना, ये भी क्या है, तीसरा बाह्य प्रेरणा होता है। चौथा क्या होता है, प्रतियोगिता के जीतने के लिए, ये भी बाह्य प्रेरणा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, दूसरा सही है। चलिए दोस्तों, अब हम अगला वीडियो सीडीपी के अलावा अब हम करेंगे ईवीएस, उसका फिर मैथ, ऐसे सब करेंगे। आप सब हमारा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक करिएगा। जय हिंद दोस्तों।